हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार शुक्ला है। हम आप लोगों को आज से ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम बता रहे हैं कि ज्योग्राफी भूगोल, इंग्लिश में ज्योग्राफी, हिंदी में भूगोल। भूगोल और ज्योग्राफी, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि भूगोल हिंदी शब्द है और ज्योग्राफी इंग्लिश शब्द। अब हम आप लोगों को बता रहे हैं इंग्लिश शब्द ज्योग्राफी आया कहां से। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो प्लस ग्राफी। जो प्लस ग्राफी, जो का अर्थ है भू और ग्राफी का अर्थ है अध्ययन। भू बराबर पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। और ज्योग्राफी, जो प्लस ग्राफी, जो का अर्थ है भू और ग्राफी का मतलब है अध्ययन। जो का मतलब है भू और ग्राफी का मतलब है अध्ययन। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही ज्योग्राफी के बारे में जानना होता है। ज्योग्राफी शब्द अंग्रेजी के लैटिन भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी शब्द अंग्रेजी भाषा के लैटिन भाषा से किससे लिया गया है बच्चों? किससे लिया गया है? अंग्रेजी के लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से लिया गया है। अब आप लोगों को बता दें ज्योग्राफी इसको मिटाते हैं। ज्योग्राफी ज्योग्राफी हमारी दो भाषाओं से बटी हुई है। अब आप लोगों को हम बता दें पृथ्वी। हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्या? पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी पहले हम जान लें हमारी पृथ्वी है कैसी। तो पृथ्वी हमारी ऐसी हमारी पृथ्वी है, ना ये पूर्ण रूप से गोलाकार है और ना ही ये झुकी हुई पृथ्वी, ना ही ये चपटी हुई पृथ्वी है। अब पृथ्वी में हमें पढ़ना क्या है ये भी आप लोगों को बताते चले। पृथ्वी में हमें तीन चीजें पढ़नी है। जैसे कि पृथ्वी को हम बीच में बांट दें, ये है स्थल मंडल। स्थल मंडल। और दूसरा है ऊपर और नीचे। हमें ऊपर पढ़ना है और नीचे पढ़ना है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पृथ्वी। पृथ्वी की परिभाषा हम कैसे देते हैं? इससे किसी को परिभाषित करना है तो आप लोग परिभाषा भी इसी कई प्रकार से जानते होंगे कि पृथ्वी की परिभाषा हमारी कैसी है। आपको साथ में उससे क्यों भी लेते चलते हैं। भूगोल की परिभाषा। भूगोल की परिभाषा। अब भूगोल की परिभाषा हम देंगे तो कैसे देंगे, ये भी जानना बहुत जरूरी है अपनी सटीक भाषा में। भूगोल भूगोल वह विज्ञान है जो समस्त विषय जिसमें मानव तथा उसके अंतर एवं पर्यावरण के मध्य के अंतर को स्पष्ट करता है, उसे हम भूगोल कहते हैं। मानव तथा उसके अंतर एवं पर्यावरण के मध्य के अंतर को जो स्पष्ट करता है उसे हम भूगोल कहते हैं। भूगोल
वह विज्ञान है जो मानव तथा पर्यावरण के अंतर को स्पष्ट करता है। क्या करता है? तथा मानव एवं पर्यावरण के अंतर को स्पष्ट करता है। जो मानव एवं पर्यावरण के अंतर को स्पष्ट करता है उसे हम भूगोल कहते हैं। भूगोल के बारे में आप लोगों को और पता चले। पृथ्वी की सतह, जैसे अभी हमने बनाया था, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह के बारे में भी हम पढ़ते चलते हैं। इसके साथ साथ पृथ्वी हमारी कैसी है, किस तरह से। तो पृथ्वी की सबसे पहले बात करते हैं सतह के बारे में। तो पृथ्वी हमारे ले लें स्थल मंडल। स्थल मंडल, पृथ्वी किस बारे में बात कर रहे हैं? स्थल मंडल के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें पृथ्वी में पढ़ रहे हैं स्थल मंडल। इसको मिटा देते हैं, फिर लिख के दिखाते हैं। नंबर 1 पे पढ़ते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल के बाद हम पढ़ते हैं स्थल मंडल तथा इस स्थल मंडल की विशेषताएं। विशेषताएं तथा दूसरा पढ़ते हैं जल मंडल, जल वायुमंडल तथा मृदा के बारे में। ये सब साथ साथ ही पढ़ते चलते हैं और इसके साथ साथ इसको विस्तार पूर्वक ही बताते चलेंगे आप लोगों को। अब आप लोगों को हम बता दें भूगोल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। भूगोल को हम कितने भाग, सभी लोगों का कमेंट आ रहा है। भूगोल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं आप लोग ये भी जानते चले। तो भूगोल को तो सभी लोगों ने अलग अलग विषयों में अलग अलग तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों को बता दें भूगोल को केवल हम 2 ही भागों में बांट सकते हैं। भूगोल को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? भौतिक भूगोल नंबर 1, भौतिक भूगोल। नंबर 2 मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इसे इंग्लिश में कहते हैं फिजियोलॉजी। फिलोसफी, ज्योग्राफी, तथा ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी। पृथ्वी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। अब पृथ्वी के दोनों भागों में हमें पढ़ना क्या क्या है आप लोगों को ये भी साथ बताते चले। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? मात्र 2 भागों में, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, भौतिक भूगोल और मानव। आप बोलेंगे तो नहीं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब आप लोगों को बता दें भौतिक भूगोल में क्या क्या हमें पढ़ना है।
भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल में वो सारी चीजें आती हैं जो प्राकृतिक द्वारा बनाई गई। भौतिक भूगोल में कौन सी चीजें हैं जो प्राकृतिक द्वारा बनाई गई हैं, जैसे जलवायु, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, मिट्टी, मृदा, ये सब बनाई गई चीजें सारी जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित हैं, वो सब किसमें पढ़ाई जाती है? भौतिक भूगोल में। नदियां, पहाड़, पर्वत, जंगल, ये सब किसमें आते हैं? भौतिक भूगोल के माध्यम में आते हैं। पर्वत, पहाड़, नदी, महासागर इत्यादि जो भी प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है उसे हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आप बात करते हैं मानव भूगोल की। अब मानव भूगोल में हम जैसे क्या क्या पढ़ते हैं, ये सब बेटा उसी में पढ़ना है, किसमें? भौतिक भूगोल में। पर्वत, पहाड़, मैदान, जंगल, माउंट एवरेस्ट, ये सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल, अब मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, आप लोगों को बता देते हैं। मानव भूगोल के अंदर आर्थिक भूगोल, मानव भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। अब आप लोगों को ये भाई बताते चलेंगे मानव भूगोल में हमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे, जो कि मानव के द्वारा निर्मित बनाई गई चीजें हैं, जो कि मानव के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, उसे हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक चीजें, गाड़ी, विद्युत, मोटर, परिवहन, पर्यावरण के में होने वाला प्रदूषण, ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे। मानव भूगोल अब आप लोगों को हम बताते चल रहे हैं पृथ्वी लगभग हमारी कैसी है और किस तरह से है, पृथ्वी के बारे में जानते हैं फिर भी और थोड़ा सा। पृथ्वी हमारी ना ही वो पूर्ण रूप से गोल है, और हमारी पृथ्वी लगभग जियोड़ की तरह है, लगभग ऐसी हमारी पृथ्वी है। एक खाली उबड़ खाबड़ और इसी प्रकार से पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल रही है, और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई भी पृथ्वी आप लोगों को बताते चल रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं पृथ्वी। अब पृथ्वी के सबसे बीचों बीच भाग से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये पृथ्वी के बीचों बीच भाग से काटती है, इसलिए इसे हम विषुवत रेखा, हिंदी में भूगोल, और भूगोल के भाषा में, तो ज्योग्राफी की भाषा में विषुवत रेखा के रूप में पढ़ते हैं इसे हम। अब जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, तो पृथ्वी को हमने 2 भागों में बांट दिया, जब बीच से रेखा कट गई तो पृथ्वी हमारी 2 भागों में गई, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी को दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं।
अब आप लोगों को और बता दें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत किस गोलार्ध में आता है? तो भारत पूरा उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। भारत हमारा पूरा उत्तरी गोलार्ध के अंदर आता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब आपसे आपको और आगे बताते चल रहे हैं विषुवत रेखा। अब जैसे कि हम अब आपको बता दें कि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आप लोग ये तो जानते ही हैं। तो पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी कैसे है? जैसे कि आपको बता दें, जैसे पृथ्वी हमारी ये है ही, आप लोग देख ही रहे हैं। अगर इस पृथ्वी को हम 90 डिग्री पर झुका देंगे तो सीधी पृथ्वी हो जाएगी, लेकिन हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई पृथ्वी है। 23.5 डिग्री। अब ऊपर एक रेखा ये है और एक ये है, एक ये और एक ये ज्यादा तिरछी हो गई है। अब आप लोग देख रहे हैं रेखा है। अब इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा और इसे मकर रेखा। इसे मकर रेखा, इसे कर्क रेखा और इसे मकर रेखा। अरे हमारी पृथ्वी झुकी कितनी हुई है? 23.5 डिग्री। साढ़े तेईस यहाँ और 23.5 यहाँ, और ये 0 डिग्री खुला डिग्री। ये हमारी 0 डिग्री है। अब आप लोगों को बताते चले हम कि हमारी पृथ्वी किस तरह से झुकी हुई है। और जब हम पृथ्वी को 2 भागों में बांट देते हैं तो पृथ्वी की किस किस प्रकार से किस किस बात को आगे हम बढ़ाते हुए चलते हैं। अब पृथ्वी हमारी 90° का कोण होता तो पृथ्वी हमारी सीधे, लेकिन जब झुकी हुई है तो हमारी पृथ्वी कैसी है? तो हमारी इसको हम कहें तो 90 के लोगों को 23.5 डिग्री तो हमारी 66.5 डिग्री। 66.5 66.5 यहाँ और 66.5 यहाँ। इसी को हम ध्रुव भी कहते हैं। इसी को हम ध्रुव भी कहते हैं। अब आप क्या पाएंगे? पृथ्वी हमारी कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अब आप लोगों को ये भी बता रहे हैं कि इस रेखा को क्या कहते हैं। इस रेखा को आर्कटिक। आर्कटिक और इस रेखा को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए, बताते हुए चलिए। इस रेखा को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। आप लोग ये तो देख रहे हैं कि आर्कटिक और अंटार्कटिक। अब ये रेखा क्या क्या किस किस कार्य में बनी हुई है? अब आप लोगों को बता दें कि पृथ्वी हमारी सूर्य हमारा ये है और ये है। सूर्य हमारा इसी के बीच में आना जाना करता है। किसके बीच में? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सूर्य किन 2 रेखाओं के बीच में आना जाना करता है, रहता है तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य हमारी किन 2 रेखाओं के बीच में रहता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में। और सब इस कारण इसको हम क्या कह सकते हैं? सबसे, और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि पृथ्वी सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पाई जाती है? किन रेखाओं के बीच में? तो कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में। कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में सबसे अधिक गर्मी पाई जाती है। अब गर्मी तो एक हिंदी शब्द है, तो इसे भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं? ज्योग्राफी की भाषा में इसे उष्णकटिबंधीय उष्ण का मतलब होता है गर्म। उष्ण कटिबंध। अब यहां पर सबसे अधिक गर्मी होने के कारण इसे उष्ण कटिबंध। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए जब सूर्य यहां पर है
और ये विषुवत रेखा। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है, सूर्य सबसे अधिक गर्मी किस रेखा पर पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी हमारी विषुवत रेखा पर पड़ती है, क्योंकि हमारा सूर्य विषुवत रेखा, क्योंकि देखो जब पृथ्वी मकर रेखा से, सूर्य है मकर रेखा से कर्क रेखा पे जाएगा, तो यहाँ की इसकी किरणें यहाँ पर पहले आएंगी, फिर यहाँ पहुंचती, और उसके बाद यहाँ पर जब सूर्य रहेगा फिर भी यहाँ पर किरणें पहुंचेगी। इसलिए सबसे अधिक गर्मी हमारी विषुवत रेखा पर ही पड़ती है। सबसे ज्यादा गर्मी हमारी कहाँ पड़ती है? तो वो विषुवत रेखा पर पड़ती है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? तो विषुवत रेखा पर पड़ती है। किस रेखा पर पड़ती है? तो विषुवत रेखा पर पड़ती है। सूर्य किसके आने जाने किन दो रेखाओं के बीच में रहता है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। किस रेखाओं के बीच रहता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहता है। और उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब होता है गर्मी, इसलिए सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? तो कर्क और मकर रेखा के बीच में। और इसमें भी अगर पूछा जाए सबसे अधिक किस जगह गर्मी पड़ती है, तो विषुवत रेखा पर, क्योंकि सूर्य जैसे कि मकर रेखा से कर्क रेखा पे पहुंचेगा तब भी ये पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा बहुत ठंडी लगती है, ठंड पड़ने लगती है, और जब यहाँ से यहाँ होगी तब भी ठंड पड़ने लगती है। इसलिए सबसे अधिक यहाँ पर हमेशा ही गर्मी होती है, 12 मास। इसलिए इस रेखा पे 12 मास गर्मी पड़ती है। इस रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। आप लोग बताइए कि इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो इस से यहाँ किरणें पड़ेगी, तो यहाँ से यहाँ सूर्य है, तो यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती है, और जहाँ तिरछी पड़ते हैं वहां पर भीषण गर्मी नहीं होती है। क्या? भीषण गर्मी नहीं होती है। जहां पर तिरछी किरणें पड़ती हैं वहां पर भीषण गर्मी नहीं होती है। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को हम शीतोष्ण, क्या कहेंगे? शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधी कहेंगे, कटिबंधी क्षेत्र। कटिबंधी क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? कटिबंधी क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र। इसको भी शीतोष्ण कटिबंधी और इसको भी शीतोष्ण कटिबंधी कहेंगे। शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र। यहाँ पर गर्मी कम पड़ती है, यहाँ पर गर्मी कम पड़ती है। किस कारण? क्योंकि यहाँ पर सूर्य सीधी किरणें नहीं पहुंचा सकता। यहाँ पर सीधी किरणें ना पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर गर्मी कम पड़ती है, यहाँ पर ठंडी होती है थोड़ी बहुत। इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र कहेंगे। अब आप लोगों को बताते चलते हैं कि इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को हम कहते हैं शीत कटिबंधी क्षेत्र। शीत का मतलब होता है जाड़ा, या सबसे ज्यादा जाड़ा यहीं पर होता है। शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में सबसे अधिक ठंडी पड़ती है, बहुत भीषण ठंडी। यहाँ पर तो कोई जाता ही नहीं है, बहुत कम मनुष्य रहते हैं, जाते हैं यहाँ पर सबसे कम, क्योंकि यहाँ पर भीषण ठंडी, गर्मियों के महीने पे भी भयानक ठंडी पड़ती रहती है। जैसे जब सूर्य यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से यहाँ की किरणें पहुंचेंगी, तो यहाँ पर जो यहाँ लोग रहते हैं वहां पर बहुत थोड़ा थोड़ा मतलब गर्मी पहुंचेगी, इसलिए यहाँ पर हमेशा ठंडी पड़ती रहती है, और यहाँ पर भी हमेशा ठंड ही पड़ती रहती है। इसलिए इस क्षेत्र को हम शीत कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। इस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अच्छा बताइए शीत कटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक ठंडी कहां पड़ती है? तो भैया वो तो सवाल वाला है, वो तो सब पूछेगा ही कि हाँ, सवाल देखो जब पूछते हैं तो हमेशा घुमा फिरा के पूछते हैं। तो उसने पूछा क्या? यहां पर दिख रहा है, शीत कटिबंध क्षेत्र में, कटिबंध क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठंडी कहां पड़ती है? देखो जो सवाल पूछते हैं लोग, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो अरे यहाँ पर हमेशा ठंडी पड़ती ही है, तो इसमें
एक क्वेश्चन पूछा गया तो सबसे ज्यादा ठंड कहाँ पर पड़ती है, तो आप लोगों को बताता था कि ठंड कहाँ पर पड़ती है। इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था तो इसको हम एक भाग में और डिवाइड कर लेते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं। तो इसको एक हम और ऐसे काट दिए। जब ऐसे काट दिए तो अब इसमें अगर कोई पूछे तो सबसे ज्यादा ठंड कहाँ होगी, तो होती है, और इसका नाम एक और इसका नाम दो रखती है, इसका एक और इसका दो। तो अब बताइए सबसे अधिक ठंडी कहां पर होगी, एक माह या दो माह, एक माह या दो माह, सबसे अधिक ठंडी कहां होगी, एक माह या दो माह, एक माह या दो माह, एक माह या दो माह, सबसे अधिक ठंडी होगी एक माह। क्योंकि ये देखिए ये यहां सूर्य है और यहां से सबसे दूरी स्थान पर ये पड़ता है, ये केंद्र, तो इसलिए एक में सबसे ज्यादा ठंडी होगी, और यहां से भी ये सबसे दूरी पड़ता है, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा। अब इसको कहते क्या है, इसको यूपीएससी और बीए के एग्जाम में और इंटर के हाई स्कूल के एग्जाम में पूछा गया था ज्योग्राफी में कि सबसे ज्यादा शीत कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा ठंडी कहां पड़ती है, तो उसमें पूछा गया था टुंड्रा में या टैगा में, टुंड्रा में या टैगा में, टैगा में। अब इसमें लोग ये भी कंफ्यूज हो गए कि टुंड्रा कहां पर है और टैगा कहां से, तो आप लोग बता दें टुंड्रा में सबसे अधिक ठंडी होती है, टुंड्रा में सबसे अधिक ठंडी होती है, कहां पर, टुंड्रा में सबसे अधिक ठंडी होती है, और टुंड्रा को सबसे निचले वाले स्थल को कहते हैं। तो टुंड्रा में, टुंड्रा तो सबसे ज्यादा ठंडी कहां पड़ती है, तो टुंड्रा में पड़ती है, और टैगा में कम ठंडी पड़ती है, टैगा में कम ठंडी पड़ती है। टैगा में कम ठंडी पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र पे सबसे अधिक ठंडी पड़ती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अधिक ठंडी किस क्षेत्र में पड़ती है, तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ती है, उसमें भी अगर पूछो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक ठंडी कहां पड़ती है, तो टुंड्रा में सबसे अधिक ठंडी पड़ती है, यहां पर हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। और एक क्वेश्चन और भी बनता है, लोग पूछने लगते हैं कि मतलब सबसे अधिक मनुष्य कहां पर कम रहते हैं, तो जाहिर सी बात है जहां पर अधिक ठंडी होगी तो ठंडी में लोग मरने ही लगते हैं। कोई इसीलिए आपने सुना कि गर्मी से कोई खत्म हुआ, ठंडी से हजारों लोग खत्म होते हैं, ठंडी से हजारों लोग खत्म होते हैं। इसलिए ठंडी में शीतोष्ण, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे कम व्यक्ति रहते हैं, यहां पर तो कोई रहता ही नहीं है, यहां पर तो हमेशा बर्फ ही जमी रहती है। यहाँ पर जहां पर सूर्य से थोड़ा छिड़के करने पड़ते हैं, यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, कुछ जीव जंतु। पूछे जीव जंतु कहां पर सबसे कम रहते हैं, तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे जीव जंतु हरी घास, क्योंकि यहाँ पर अधिक ठंडी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, चाहे वो जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जो भी प्राणी हो, यहाँ पर घास फूस भी कम उगती है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि हमेशा बर्फ की जमी रहती है। और इसे गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध और ये इसे दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर क्या आपको आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताते जाएंगे। यहाँ पर ध्रुव है, इसे ध्रुव भी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं। यहाँ पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। अब आपके नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट डे लेंगे, आगे आपको बताएंगे